वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर के महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारे जो लिखित टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनके क्वेश्चंस और आंसर्स आपको लिखित स्वरूप में आपके स्क्रीन पर दिखेंगे और उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अर्थात महासंग्राम रिवीजन क्लास ये लिखित टाइप की परीक्षाओं के लिए है। हालांकि जानकारी की दृष्टि से देखेंगे तो ये संपूर्ण सिलेबस को एक ही वीडियो में पढ़ाने का एक प्रयास रहेगा। और आपको बता दूं, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन खास करके जो प्रश्नों का एक प्रकार से सिलसिला होगा वो लिखित टाइप का ही होगा। कार्यालयी हिंदी एवं कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है जब आप बीए सेकंड सेमेस्टर में होते हैं फर्स्ट ईयर के। तो बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर में आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होता है। तो परीक्षा देने से पहले अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो आप जान लीजिए कि आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक पाने वाले हैं। एक बार सभी दोस्त हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सभी दोस्तों से यही निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण सिलेबस से अवगत करवाना महासंग्राम रिवीजन क्लास का एक ध्येय रहा है। तो आइए उसी ध्येय को हम आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा सकता है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर को लेकर के कि संकल्प से क्या तात्पर्य है। संकल्प से क्या तात्पर्य है भाई, संकल्प किसे कहते हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आपकी बारी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए, अभी तक तो पूछा नहीं गया है लेकिन अब की बार हो सकता है आ जाए। तो संकल्प से क्या तात्पर्य है भैया, तो देखें क्या लिखेंगे आप, किसी विवादग्रस्त प्रश्न पर सरकार की नीति और निर्णय और उस प्रश्न को सुलझाने के लिए की गई सिफारिशों का लिखित प्रस्ताव जो होता है उसी को संकल्प कहा जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए किसी विवादग्रस्त प्रश्न मतलब कोई विवादग्रस्त प्रश्न है और उस प्रश्न पर सरकार की जो नीतियां हैं और सरकार के जो निर्णय हैं और जो विवादग्रस्त प्रश्न है उस प्रश्न को सुलझाने के लिए जो सिफारिश की जाती हैं सरकार की नीति और निर्णय के द्वारा, खास करके उन्हीं का लिखित प्रस्ताव जो होता है वो संकल्प कहलाता है। समझ गए चीज़ें, यानी कोई विवादग्रस्त प्रश्न है तो उसको सुलझाने के लिए जो नीतियां और जो निर्णय बनाए जाते हैं, क्योंकि उसी प्रश्न को सुलझाने के लिए सिफारिश की जाती है तो उसी के लिखित प्रस्ताव को हम लोग संकल्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसे किसी सभा, निकाय या वैधानिक समूह, निकाय माने होता है जैसे कोई समुदाय टाइप का हो गया, कोई संस्था हो गई, तो सभा, निकाय या वैधानिक समूह जिसको कहते हैं उसका निश्चित एवं औपचारिक मत भी कहा जा सकता है। औपचारिक मत क्या होता है, कोई सभा है और उस सभा ने एक प्रकार से एकदम से औपचारिकता के हिसाब से, कोई भावात्मक संबंध इसमें नहीं होता औपचारिकता में, मतलब वो एक प्रकार से चूंकि वो नीति अच्छी है, वो निर्णय अच्छा है और इसीलिए सभी का एक मत हो जाना, किसी मुद्दे पर, किसी प्रश्नों के एक प्रकार से सुलझाने के उपायों पर एक प्रकार से सभी लोगों का एक मत हो जाना, पूरी की पूरी सभा का एक मत हो जाना, ये एक प्रकार से कहलाता है संकल्प। ठीक है, कि हम संकल्प लेते हैं कि ये चीज़ करेंगे, इस समस्या का निदान करेंगे, या आज से हम दारू नहीं पिएंगे, या एक प्रकार से और तमाम प्रकार की समस्या के निदान को लेकर के सरकार नीति बनाती है और उसी नीति के लिखित प्रस्ताव को संकल्प कहा जाता है। ठीक है, तो ये रही संकल्प की बातें। समझ में आ गई चीज़ें, आगे बढ़ते। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विज्ञापन से क्या तात्पर्य है। विज्ञापन किसे कहते हैं भैया, तो इसी प्रकार से हम जो है हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में एक मॉडल पेपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है आपके चैनल, 2 मॉडल पेपर 2023 के, और बाकी हमारा दूसरा चैनल है बीए करेकर, उसको आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उस चैनल को भी। आपको बता दूं कि वहाँ पर भी आपको वीडियोज़, आपको प्लेलिस्ट में तमाम सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी बीए सेकंड सेमेस्टर की 2022 में जितनी कक्षाएँ हुई हैं सबको मिल जाएगी आपको, तो उसको देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, विज्ञापन से क्या तात्पर्य है। विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन को एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, अंग्रेजी में प्रचार कहते हैं। ठीक है, विज्ञापन क्या है, एक प्रकार की शासकीय सूचना होती है। क्या होती है, एक प्रकार की शासकीय यानी कि जो प्रशासनिक सूचना होती है, शासकीय सूचना होती है, शासन सत्ता की एक सूचना होती है विज्ञापन, जो क्या करती है, समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाती है। किस में कराई जाती है, समाचार पत्रों में, जो न्यूज़पेपर होते हैं उन्हीं में विज्ञापन प्रकाशित या वो सूचना प्रकाशित करवाई जाती है, जो कि एक प्रकार से शासकीय सूचना होती है। और ये सूचनाएं विविध विभागों में, मतलब कि अलग अलग विभागों में हुई रिक्तियों के आवेदन पत्र मंगाने
यानी कहीं पर अगर मान लेते हैं कोई रिक्ति है या किसी विभाग में कर्मचारियों की कमी है, अधिकारियों की कमी है या किसी भी चीज़ की कमी है, तो उसको लेकर के आवेदन पत्र मंगाने को लेकर के लिखा जाता है या छपवाया जाता है, मतलब कि प्रचार प्रसार किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है। या किसी सरकारी उत्पाद की बिक्री करने के लिए या फिर विभिन्न सरकारी निर्माणों हेतु टेंडर, इन सभी के लिए आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में छपवाई जाती हैं। क्या? उसी को बोलते हैं विज्ञापन। जो सामग्री छपवाई जाती है प्रचार के लिए, जैसे मान लेते हैं प्रचार, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के बीच में कभी कभी प्रचार आता होगा, तो प्रचार जो है वो एक प्रकार का विज्ञापन ही है। किसी प्रोडक्ट का एक प्रकार से प्रसार करना है, किसी प्रोडक्ट को जनता तक पहुंचाना ताकि जनता उसको खरीद सके। तो इसी प्रकार से जब प्रशासकीय या शासकीय सूचना को हम एक प्रकार से जनता तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे एक प्रकार से उस शासकीय जो एक प्रकार से कार्यालय है उसका काम हो जाए और जो कार्यालय लोगों तक बातों को पहुंचाना चाह रहा है वो बातें एक प्रकार से पहुंच जाएं, तो ये एक प्रकार से जो प्रक्रिया होती है या एक प्रकार से ये व्यवस्था जो होती है उसी को कहा जाता है विज्ञापन। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न है, आवेदन पत्र किसे कहते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। आवेदन पत्र किसे कहते हैं भाई? आवेदन, आवेदन क्या? आवेदन, आवेदन मतलब जब आप कहीं पर मतलब एक प्रकार से आप खुद जा करके करते हैं तो उसको बोलते हैं आवेदन पत्र। आपको बता दूं, आवेदन पत्र जब हम किसी व्यक्ति से कोई आग्रह या अनुरोध या निवेदन करते हैं, किसी व्यक्ति से जा करके करते हैं या किसी भी चीज़ के लिए उस समय जो आवेदन जिस पत्र में लिख रहे हैं मतलब लिख कर करते हैं उसे आवेदन पत्र कहा जाता है। जैसे कि आप जो है कोई कागज़ है और उस कागज़ में जो आपको रिक्वायरमेंट ज़रूरत है, आपको किसी वस्तु की या किसी काम करवाने की ज़रूरत है और आप किसी व्यक्ति को लिख करके अपना आवेदन पत्र मतलब कि उसमें कुछ लिख करके अपनी समस्या वगैरह को लिख करके या कोई आग्रह कोई अनुरोध करना होता है, किसी से कोई निवेदन करना होता है, तो वो निवेदन या आग्रह या अनुरोध आप लिखते हैं उसमें किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो वो एक प्रकार से आवेदन पत्र कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी की परिभाषा लिखिए। कार्यालयी हिंदी किसे कहते हैं भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कार्यालयी हिंदी, तो कार्यालय मतलब क्या होता है? कार्य धन आलय बराबर होता है कार्यालय। कार्यालय शब्द की व्युत्पत्ति आप देखिएगा, कार्य करने का स्थान, उसी को बोलते हैं कार्यालय। कार्य माने होता है कार्य और आलय माने होता है घर, यानी कार्य करने का घर या कार्य करने का स्थान। लेकिन जब एक प्रकार से आप इसको थोड़ा सा और देखेंगे, कार्यालय का सीधा सा मतलब होता है दफ्तर से या ऑफिस जिसको आप कहते हैं उसी को कार्यालय कहते हैं। और कार्यालयी जो हिंदी होती है, जो उसी दफ्तर में या उसी कार्यालय में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है वह हिंदी कार्यालयी हिंदी कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें? मतलब कि जो कार्यालय होते हैं, जैसे कार्यालयी हिंदी जैसे किस में प्रयोग होती है? सरकारी पत्रों में होती है, अर्ध सरकारी पत्रों में, प्रतिवेदन लेखन में, आलेखन में, टिप्पणी लेखन में, विज्ञापन में, नियम कायदे लिखने में, अधिनियम में, आवेदन पत्र में, इन सभी में आप देखते हैं जो जिस प्रकार की हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है उस हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कार्यालयी हिंदी की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि वह भाषा जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों के लिए स्वीकृत होती है वो राष्ट्रभाषा होती है या एक प्रकार से कार्यालयी हिंदी होती है। ठीक है, यानी वह भाषा जो सरकारी कामकाज और न्यायालयों के लिए स्वीकृत होती है उसको राष्ट्रभाषा भी कह सकते हो आप। मतलब राष्ट्रभाषा कहना उचित ना होगा, यहाँ पर कार्यालयी भाषा कर देना उचित होगा। ठीक है, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा है नहीं, लेकिन ऐसी भाषा जो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त हो और न्यायालय में प्रयुक्त हो उसको राष्ट्रभाषा भी कहा जा सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ऐसा भी मानते हैं। तो कार्यालयी हिंदी की भी यही परिभाषा है कि जो भाषा सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होती है और न्यायालयों के लिए स्वीकृत होती है वो भाषा क्या कहलाती है? वो भाषा एक प्रकार से कार्यालयी हिंदी या कार्यालयी भाषा कहलाती है। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी बड़े अच्छे भाषाविद हैं। ये कहते हैं कि वह भाषा जो एक देश से दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती है, यह भाषा अत्यंत शिष्ट तथा औपचारिक होती है, वह एक प्रकार से आपकी भाषा होती है कार्यालयी। ठीक है, या एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखी गई भाषा कार्यालयी भाषा या कार्यालयी हिंदी कहलाती है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? तो यानी कि एक देश से दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में जो जिस भाषा का प्रयोग होता है
उसको एक प्रकार से कार्यालयी हिंदी हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित कीजिए। पारिभाषिक शब्दावलियों की बात की जाए तो पारिभाषिक शब्दावली का विकास भाषा को वैज्ञानिक और तकनीकी अभिव्यक्ति की क्षमता प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। और आपको बताओ, ज्ञान विज्ञान की अधिकाधिक शाखाओं में नई नई तकनीकी प्रगति, लगातार नए नए खोज हो रहे हैं और उन सभी को अभिव्यक्त करने में समर्थ भाषा को ही हम भाविक और सामाजिक दृष्टि से विकसित और समृद्ध भाषा मानते हैं। और पारिभाषिक शब्दावलियाँ जो होती हैं वो खास करके इसी चीज़ को डिनोट करती हैं। जैसे कि पारिभाषिक शब्दावलियों को लेकर के श्री गोपाल शर्मा जी का कथन है, कहते हैं कि पारिभाषिक शब्द वह शब्द है जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हो तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा के द्वारा स्थिर किया गया हो। मतलब कि पारिभाषिक शब्दावलियों की कोई अन्य परिभाषा नहीं होती है। पारिभाषिक शब्दावलियों के अलग अलग अर्थ नहीं होते हैं, उनके अर्थ एक ही होते हैं और किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक अर्थ के रूप में उनको निश्चित कर दिया जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यही भाषा या यही शब्द का प्रयोग होगा, तो ऐसे शब्द को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, पारिभाषिक शब्दों को हिंदी में तकनीकी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि लगातार जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है तो नए नए शब्दों को एक प्रकार शब्दों का नामकरण एक प्रकार से हिंदी के द्वारा किया जाता रहा है। तो कहीं ना कहीं पे वही सारे शब्द एक प्रकार से पारिभाषिक शब्द होते हैं। पारिभाषिक शब्दों में बहुत सारे शब्द आपको पता होंगे। ठीक है, तो वो सब शब्द एक प्रकार से कहीं ना कहीं पारिभाषिक है। अभी और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अगले विद्वान हैं आपके डॉक्टर रघुवीर। डॉक्टर रघुवीर एक प्रकार से पारिभाषिक शब्दावलियों की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। जैसे कि अंग्रेजी का शब्द है डैकोइटी। ठीक है, डैकोइटी जो शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है और इसी को एक प्रकार से उदाहरण दिया। डैकोइटी मतलब होता है हिंदी में उसके लिए डकैती शब्द का प्रयोग होता है। डैकोइटी शब्द के लिए हिंदी में डकैती शब्द का प्रयोग होता है और इसकी परिभाषा कर दी गई कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो उसको डकैती कहेंगे। तो एक प्रकार से पारिभाषिक शब्दावली यानी ऐसा शब्द जिसकी परिभाषा एक प्रकार से दी जा सकती हो, जिसका अर्थ एक ही निकलता हो। ठीक है, और वो अपने आप में कई और शब्दों को समाहित किए हुए होता है एक परिभाषा के रूप में। ठीक है, तो जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा दी। जबकि डॉक्टर दंगल जो है झाल्टे महोदय कहते हैं कि जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना होकर के ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। तो ये हो गई पारिभाषिक शब्द और पारिभाषिक शब्दावलियाँ। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। आगे देखिएगा 6ठा नंबर प्रश्न। 6ठा प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 6ठा प्रश्न है, प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं? प्रेस विज्ञप्ति का मतलब क्या होता है? कोई संस्थान या व्यक्ति जब किसी विषय या बैठक के लिए गए जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहता है तो उसे प्रेस विज्ञप्ति एक प्रकार से जारी करके लोगों तक पहुंचाना पड़ता है अपने जो निर्णय उसने निकाले हैं। जैसे कि जब कोई संस्थान मान लेते हैं, कोई विश्वविद्यालय ने एक प्रकार से संगठन मतलब तमाम प्रकार के जो है विभागाध्यक्ष को बुलाया, हर विभाग के अध्यक्ष को बुलाया यूनिवर्सिटी के डीन ने, और फिर उसके बाद में क्या किया, उसने कोई निर्णय लिया कि भाई परीक्षा इतने तारीख तक हमको करवानी है। फिर जब ये चीज़ें वो निर्णय ले लेते हैं तो उन्हीं निर्णयों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से वो लोग एक प्रकार से छपवाते हैं और विभिन्न महाविद्यालयों में भेज देते हैं। ठीक है, विभिन्न महाविद्यालयों की वेबसाइट पर, अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाल देते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं प्रेस विज्ञप्ति। आप देखते होंगे जैसे आपकी यूनिवर्सिटी से आता है प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, कोई सूचना अगर जारी करनी होती है या एक प्रकार से कोई परीक्षा टालने के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, आप लोगों का जो एक प्रकार से जो होता नहीं अधिसूचना आती है तो वही प्रेस विज्ञप्ति टाइप की होती है, वही प्रेस विज्ञप्ति कही जाती है। ठीक है, मतलब किसी जानकारी कोई निर्णय लिया गया सभी लोगों के बीच में बैठ करके और उसी निर्णय को सभी छात्रों तक या सभी जन समुदाय तक जिनको रिक्वायर्ड है उन तक पहुँचाना वो प्रेस विज्ञप्ति कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें।
अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, प्रारूपण को स्पष्ट कीजिए। प्रारूपण को अंग्रेजी में आपको बता दूं ड्राफ्टिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं प्रारूपण को? प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहा जाता है। और ड्राफ्टिंग का अर्थ क्या होता है? ड्राफ्टिंग का मतलब होता है किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना। जैसे कि आप देखते होंगे ईंट का भट्ठा आप लोगों ने देखा होगा, तो ईंट के भट्ठे में एक प्रकार से ईंटा का एक सांचा होता है ईंट बनाने का। तो ईंट बनाने का एक सांचा होता है और उसी सांचे में मिट्टी जो होती है वो भर दी जाती है। और जब उसमें मिट्टी भर दी जाती है फिर उसके बाद में क्या होता है, मिट्टी भर दी जाती है तो सांचे के आकार का ईंट बन जाता है। तो वो एक प्रकार से जो सांचा होता है उसी सांचे को हम एक प्रकार से प्रारूपण कहते हैं। आपको बता दूं जैसे कोई पत्र लिखना हुआ या कोई भी काम हुआ तो उससे पहले उसका कच्चा चिट्ठा तैयार करना कि हमको पत्र कैसे कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, क्या क्या लिखना है। ठीक है, जैसे आप बचपन में पहले कला बनाते थे, आम बनाना होता था तो पहले पेंसिल से आप लोग डैश डैश करके बनाते थे, मतलब एक प्रकार से पेंसिल से बनाते थे। फिर कुछ गलत होता था तो एक प्रकार से जो खैनी होती थी रबड़ गिट, उससे एक प्रकार से आप इरेजर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उससे खोते थे उसको। ठीक है, फिर उसके बाद में उस पर बढ़िया जब आम बन जाता था सांचा उसका पेंसिल से, तब उसमें कलर आप भरते थे। तो इसी प्रकार से कलर विहीन आम को या कलर विहीन आर्ट को या कला को हम क्या कहते हैं? एक प्रकार से प्रारूपण आप कह सकते हैं। मतलब कि किसी पत्रादि लिखने के पहले उसका कच्चा चिट्ठा तैयार करना ही प्रारूपण कहलाता है। ठीक है, सामान्य अर्थों में अगर समझें तो प्रारूपण से अभिप्राय पत्रों, सूचनाओं, परिपत्रों और समझौतों के प्रारूप तैयार करने से, प्रारूप माने होता है सांचा बनाने से है कि भाई कैसे लिखना है। और कुछ अगर गलतियां होती तो प्रारूप में ही हो जाती हैं। और फिर उन गलतियों को जब हम अच्छा मतलब एकदम से पक्का चीज़ करते हैं तो फिर हम उसमें वो गलतियां नहीं करते हैं। ठीक है, जिन्हें सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों में मतलब आए दिन तैयार किया जाता है ताकि एक प्रकार से कोई गड़बड़ी और कोई गलती ना हो। तो पहले कच्चा चिट्ठा तैयार करना, फिर उसके बाद में उसकी प्रिंटिंग करवाना, वो होता है एक प्रकार से पहले कच्चा चिट्ठा बनाने को ही हम प्रारूपण कहते हैं। ठीक है, प्रारूप मतलब होता है जो कच्चा चिट्ठा बन गया होता है उसको प्रारूप कहते हैं। और कच्चा चिट्ठा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को प्रारूपण कहते हैं। ठीक है, प्रारूपण और प्रारूप में दोनों में अंतर है। प्रारूप जो बना हुआ चिट्ठा होता है, जैसे आपने कुछ लिख लिया, एक कागज़ है और इस कागज़ में आप जैसे लिख रहे हैं कोई चीज़, तो ये आपने लिखा, तो लिखने की जो प्रक्रिया यानी जो प्रक्रिया के द्वारा जो क्रिया आपने करी उस क्रिया को ही हम प्रारूपण कहते हैं। और लिख करके जब ये तैयार हो गया पूरा का पूरा पन्ना, तो इस पूरे के पूरे पन्ने को हम प्रारूप कहते हैं। समझ में आ गई बातें? आगे बढ़ते हैं। तो कहीं पर कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मैं आपको इसीलिए हर एक शब्द को फोड़ फोड़ करके बता रहा हूँ, एकदम से पोस्टमार्टम करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका कोई प्रश्न गलत ना हो और आप एक प्रकार से परीक्षा के 1-2 दिन पहले पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में अपने जान पाएँ, एक रिवीजन हो जाए आपका। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न आप देखिएगा, संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। संक्षेपण क्या होता है? संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना। ठीक है, सार प्रस्तुत करना या सार संक्षेप, ये सब। सार मतलब होता है मतलब सार को गही दिए थोथा दिए उड़ाए, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम इकट्ठा कर लें और बाकी जो बड़ी चीज़ें हैं उनको एक प्रकार से हम ख़त्म कर दें। मतलब कि जैसे कोई बड़ी विषय वस्तु दी गई है, कोई उपन्यास लिखा है, उन उपन्यास का सार तत्व आप देखते हैं मिलता है पढ़ने को। तो ऐसे ही क्या होता है कि बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके पास पढ़ने का समय होता नहीं है कि पूरे के पूरे दिन के समाचार पत्रों को पढ़ें या पूरे के पूरे ऑफिस के पत्रों को पढ़ें। तो उनके लिए एक संक्षेपकर्ता व्यक्ति होते हैं, तो वो एक प्रकार से पत्रों को एक प्रकार से पहले पूरा पढ़ते हैं, समझते हैं, पूरे मूल भावों को, उसमें जो कही गई बातें होती हैं उनको जानते हैं, फिर उसको कम शब्दों में लिख करके अपने साहब के पास पहुंचा देते हैं कि साहब जो है ये फला बात है, ये फला बात है। तो इस प्रकार से संक्षेपण जो होता है वो बहुत कम शब्दों में एक प्रकार से लिखा जाता है। मतलब कि कोई बड़ा विषय वस्तु है, कोई निबंध है, उसको कम शब्दों में ठीक है लिख करके बता देना या एक प्रकार से वैसे बता देना। यानी इस प्रकार संक्षेपण का अर्थ ये हुआ कि एक बड़े अनुच्छेद में अभिव्यक्त विचारों का समास शैली में सार प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, उसी को हम बोलते हैं संक्षेपण। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी के शब्दों में अगर देखें तो चतुर्वेदी जी कहते हैं कि संक्षेपण किसी अवतरण अथवा किसी प्रपत्र अथवा किसी एक विषय पर लिखे गए अनेक प्रपत्रों या पत्रों आदि के सार तत्व
अथवा मूल विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की एक विधि या एक कला या एक आर्ट होती है। यानी कि बड़ी विषय वस्तु को हम जितने कम से कम शब्दों में उसके इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिखें, उसके मूल भावों को लिखें, उनके सार तत्वों को लिखें, ताकि जो बातें उन बड़े अनुच्छेद में या बड़े एक प्रकार से निबंध में कही जा रही हैं वही बातें हम छोटी लाइनों में या कम लाइनों में भी वही बातों को हम कह पाएँ। ये रचना होती है एक प्रकार से संक्षेपण। ठीक है, संक्षेपण मतलब होता है संक्षेप करना, छोटा करना। और इसके विपरीत एक होता है पल्लवन। पल्लवन का मतलब होता है एक प्रकार से उसको बड़ा करना। ठीक है, समझ रहे हैं। तो संक्षेपण क्या होता है? छोटा करना। समझ में आई चीज़ें? तो संक्षेपण की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि पहली विशेषता होती है संक्षेपण की मूल का सार लिखना। ठीक है, जो लिखा है मतलब जो भाव है, जो विचार है, जो प्रभाव या तथ्य है, उनको जरूर आपको लिखना है। दूसरी बात क्रमबद्धता होनी चाहिए, जैसे लिखा था एक क्रम में आपको लिखना है पूरी की पूरी कहानी। तीसरी बात संक्षिप्तता यानी छोटा आपका होना चाहिए। चौथी बात अस्पष्ट होना चाहिए आपका संक्षेपण जो आपने लिखा है। पांचवी बात व्यवहारिक भाषा और भाषा में प्रवाहमयता होनी चाहिए। व्यवहारिक भाषा का मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो कि सभी के समझ में आ जाए, सरल हो भाषा। सातवीं बात आप शुद्ध एकदम से लिखें। ठीक है। आठवीं बात प्रभावात्मकता होनी चाहिए। ठीक है। नौवीं बात स्वतः पूर्णता होनी चाहिए, यानी कि खुद में अपने आप में एक प्रकार से संक्षेप भी पूर्ण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा तिहाया होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो इस प्रकार से कई विशेषताएं होती हैं संक्षेपण की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रतिवेदन की क्या उपयोगिता है बताइए। प्रतिवेदन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया। तो प्रतिवेदन विभिन्न प्रकार के स्व उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए विवरणात्मक लेखे जोड़े का नाम होता है और इसका उपयोग चालू व्यवस्था की समीक्षा करके उसे और अधिक प्रभावशाली या कारगर बनाने के लिए किया जाता है। प्रतिवेदन, ठीक है, ये होता है आपका क्या भाई, प्रतिवेदन। आपको बता दूं प्रतिवेदन को लेकर के एक प्रकार से ये बातें कही जाती हैं, प्रतिवेदन। ठीक है, समझ रहे चीज़ों को। तो प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो उद्देश्य प्रस्तुत किए जाते हैं, सो उद्देश्य प्रस्तुत किए गए होते हैं, उनके विवरणात्मक लेखे जोखे का नाम होता है एक प्रकार से प्रतिवेदन। ठीक है। और प्रतिवेदन के बारे में अगर बताएं तो प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन में बातें एक ही क्रम में लिखी जाती हैं, सारी बातें सिलसिलेवार लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन छोटा होता है, संक्षेप में लिखा जाता है, बातें विस्तार में नहीं कही जाती, इसमें संक्षेप में लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन एक ऐसा प्रतिवेदन ऐसा होना चाहिए जिसकी सारी बातें सरल हो, स्पष्ट हों और उनको समझने में सिरदर्दी ना हो, उनका एक ही अर्थ निकले, एक ही निष्कर्ष निकले। स्पष्टता एक अच्छे प्रतिवेदन की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है और इसमें पक्षपात, कल्पना और भावना के लिए स्थान बिल्कुल भी नहीं होता है। जो सच्ची एकदम से, जैसे प्रतिवेदन का सीधा सा मतलब होता है रिपोर्ट प्रस्तुत करना। जैसे किसी घटना को आपने देखा और उस घटना को देखने के बाद में हूबहू उस घटना के बारे में आप लोगों ने जा करके बता दिया, ठीक है, सरल भाषा में, ताकि उसको पूरी घटना के बारे में पता चल गया। अब प्रतिवेदन जो होता है, जैसे कि कोई रिपोर्ट लिखवाने जाता थाने में तो बताता कि भाई 1 लाठी मैंने उसको मारी, फिर उसने 2 लाठी मेरे को मारी, फिर हमने एक प्रकार से उसको 4 लाठी मारी। इस प्रकार से पूरा ब्यौरा देना एक प्रकार से होता है, जैसा ऐसा हुआ था वैसे वैसे बता देना, वैसे वैसे लिख करके प्रस्तुत कर देना, वो होता है रिपोर्ट या प्रतिवेदन। प्रतिवेदन की भाषा साहित्यिक नहीं होती है, सरल और रोचक होती है। प्रतिवेदन किसी घटना या विषय की साफ और सजीव तस्वीर सुनने या पढ़ने वाले के मन पर खींच देता है। जब वो पढ़ रहा होता है प्रतिवेदन तो उसको उस घटना का एक प्रकार से सीन जो होता है वो उसके सामने नजर आ जाती है। पिछली घटना की सीन मुझे याद कभी जब आ जाती है, थर एक प्रकार से जब मारीच के पास गए भगवान, मतलब कि मारीच जो था एक प्रकार से जंगल में रहता था पंचवटी में, और वहीं पर एक प्रकार से भगवान राम भी रहा करते थे, माता सीता थी, लक्ष्मण जी थे, और तब एक प्रकार से सूर्यपंखा आती है और भगवान राम को एक प्रकार से राम को देखती है तो प्रसन्न हो जाती है, अरे इतने सुंदर बालक जो हैं इस दंडक वन में आए हैं और एक प्रकार से विचरण करते हैं, इसमें बड़े अच्छे लग रहे थे भगवान श्री राम। तो उसने कहा कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, मतलब कि तुम्हारे समान इस पृथ्वी पर कोई पुरुष नहीं और मेरे समान इस पृथ्वी पर कोई नारी नहीं है। हालांकि इसका अर्थ अलग अलग विद्वान अलग अलग लगाते हैं कि चूँकि तुम भी एक प्रकार से, तुम्हारे भी एक प्रकार से, तुमने भी कसम खा रखी कि मैं जब तक करो निशाचर नाशा तब तक करो अगिन मावासा, मतलब निशाचर नाश करने का आपने एक प्रकार से प्रण लिया है।
और मैंने भी एक प्रकार से रावण के कुल खानदान को नष्ट करने का प्रण लिया है। शूर्पणखा, शूर्पणखा का पति था त्रिजिह्वा, त्रिजिह्वा को एक प्रकार से रावण ने मार दिया था, छल से मार दिया था, क्योंकि त्रिजिह्वा बहुत विद्वान था, ठीक है, कटाक्ष करता था रावण की हर बातों का। तो त्रिजिह्वा को मारने में हाथ किसका था? रावण का था, और इसीलिए शूर्पणखा जानती थी इस बात को, शूर्पणखा रावण का कुल विहीन करना चाहती थी। तो कुछ विद्वान बताते हैं कि भाई ये वहाँ पर था सिचुएशन, लेकिन मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो जब रावण आता है, शूर्पणखा की नाक कट जाती, रावण के पास जाती है, वो कहती कि हाँ रावण ऐसी ऐसी बातें हुई, पूरा शूर्पणखा मतलब पहले त्रिजटा इन सभी मतलब किन के पास जाती, खरदूसर तीसरा के पास, ये सब मारे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में रावण के पास जाती है। रावण जो एक प्रकार से वो आता है सीता माता को हरने के लिए, ठीक है, तो मारीच के पास आता है। तो मारीच जब एक प्रकार से मारीच से कहते हैं कि चलो दो जो है बालक आए हैं, राजा दशरथ के लड़के हैं, और जो है बहुत ज़्यादा एक प्रकार से वो मचा रखा है, चलो उन्हीं की भार्या को हरना है। जैसे भगवान राम का नाम सुना तैसे उसको पिछली घटना की सीन याद आ गई। तो वहीं पर कहा गया कि पिछली घटना की सीन मुझे जब याद कभी आ जाती है, थर थर का मतलब कि एक प्रकार से तत्काल धड़कती छाती, ऐसे कुछ है कि मतलब कि हमारा शरीर कांपने लगता, शरीर कांपने लगती है, तत्काल धड़कती छाती है, इस प्रकार से राधे श्याम रामायण में मेंशन मिलता है, उदाहरण मिलता है। तो पिछली घटना की सीन याद आना, अब जैसे जैसे हुई थी वो घटना, कौन सी घटना? जब विश्वामित्र के दरबार मतलब विश्वामित्र गए, मतलब विश्वामित्र भगवान राम जी को बुला लेकर के गए थे, और ताड़का और सुबाहु मारीच ये सभी लोग जो है सभी का वध किया नहीं था भगवान राम ने। तो सुबाहु और मारीच जो है वो गए थे यज्ञ भंग करने के लिए विश्वामित्र जी का। तो राम जी ने एक प्रकार से डुंडे बाण से इनको जो है मारा था, 100 योजन दूरी तक बस एक बाण से फेंका था, वो घटना याद आ गई उसको, ठीक है, डुंडे बाण से फेंका था। तब से वो वही पंचवटी में आकर के गिरा और पंचवटी में रहने लगा, मामा था मारीच, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रतिवेदन से वही होता है कि जब किसी को आप बताते हैं प्रतिवेदन या किसी को लिख करके देते हैं, तो घटना एक प्रकार से जो पढ़ रहा होता है प्रतिवेदन उसके दिमाग में चलने लगती है, तो ये होता है प्रतिवेदन। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कंप्यूटर के आशय को स्पष्ट कीजिए। कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का आशय क्या होता है? गणना करना या गिनती करना। इस प्रकार कंप्यूटर गणना करने के लिए किया गया एक ऐसा आविष्कार है जो तीव्र गति से गणितीय गणना कर देता है। कंप्यूटर किसे कहते हैं? इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कंप्यूटर को कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सूचनाओं अथवा डाटा के आधार पर कार्य करती है, ठीक है, वो होती है कंप्यूटर। कंप्यूटर संकलित सूचनाओं की क्रमबद्ध जानकारी देता है, और इसीलिए अब कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसर भी कहा जाने लगा है। कंप्यूटर डाटा यानी सूचना को संकलित करके पुनः उसे क्रमबद्ध तरीके से सहज ही प्रस्तुत कर देता है, और यह सही सूचनाओं को छाप करके क्रमबद्ध रूप में उपस्थित भी कर देता है। कंप्यूटर का वास्तव में गणित से कोई विशेष संबंध नहीं है, फिर भी गणित से जुड़े होने के कारण से इसका नाम कंप्यूटर पड़ा, और आज तक इसको कंप्यूटर ही कहा जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रचलित और सर्वसामान्य नाम जो है वो कंप्यूटर ही है, और आज तक कंप्यूटर शब्द ही इसके लिए प्रयोग होता है। लेकिन इसका नाम जैसा है वैसा काम एक प्रकार से अब नहीं रहा, अब दूसरा काम इसका लगभग हो चुका है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के माध्यम से आज बहुत सारे काम हो रहे हैं जो कि इसके नाम के बिल्कुल एक प्रकार से अलग दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सरकारी पत्र किसे कहते हैं? सरकारी पत्र मतलब राष्ट्र के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुसंगठित सरकार की आवश्यकता होती है, और यह सरकार जो होती है कार्य संचालन की सुविधा के लिए अपने कार्यों को चलाने के लिए अनेक कार्यालय खोलती है, अनेक ऑफिस बनाते हैं सरकार के जो लोग होते हैं, ठीक है। और ये ऑफिस जो होते हैं, कार्यालय जो होते हैं, देश के कोने कोने में फैले हुए होते हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक ये कार्यालय या ऑफिस जो होते हैं कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, और इधर जो है गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार, मणिपुर, सभी जगह, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सभी जगह एक प्रकार से अलग अलग स्थानों पर कार्यालय होते हैं। तो इन सब का आपसी संबंध जो होता है पत्रों के द्वारा स्थापित होता है, कि अगर आपको तमिलनाडु से पत्र लिखना है उत्तर प्रदेश में के कार्यालय में, चूँकि तमिलनाडु में भी भारत की सरकार है,
भारत का ही एक अंग है तमिलनाडु, और यूपी भी भारत का अंग है। तो तमिलनाडु का एक कार्यालय और उत्तर भारत का मतलब उत्तर प्रदेश का एक कार्यालय, दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप या संबंध स्थापित होता है या कोई काम पड़ गया तमिलनाडु में उत्तर प्रदेश सरकार का, या तमिलनाडु सरकार का काम पड़ गया उत्तर प्रदेश में, तो उस पत्रों के माध्यम से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पत्र लिखा जाता है और इसी पत्राचार को हम सरकारी पत्र कहते हैं। मतलब जब एक सरकारी कार्यालय से किसी दूसरे सरकारी कार्यालय में पत्र को लिखा जाता है या पत्रों का या विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्राचार का प्रयोग किया जाता है, तो उन प्रकार के पत्राचार को हम सरकारी पत्र कहते हैं। मतलब एक कार्यालय के द्वारा दूसरे कार्यालय को लिखे गए पत्र को हम सरकारी पत्र कहते हैं। ठीक है। शासकीय कर्मचारियों अथवा अधिकारियों के द्वारा एक कार्यालय या विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को लिखे गए पत्र शासकीय पत्र या सरकारी पत्र कहलाते हैं। तो शासकीय पत्र और सरकारी पत्र एक ही बात है। तो आप ध्यान रखेंगे, शासकीय मतलब होता है प्रशासकीय पत्र, शासकीय पत्र प्रशासन से रिलेटेड पत्र, सरकारी पत्र भी वही होता है। तो सरकार के कामकाज चलाने के लिए सरकारें जो होती है वो कार्यालय खोलती है और उन्हीं कार्यालय के कर्मचारी एक प्रकार से एक दूसरे कार्यालय में पत्र वगैरह लिखते हैं और एक प्रकार से वही पत्राचार जो होता है सरकारी पत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आप देखिएगा, कार्यालय आदेश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कार्यालय आदेश जो होता है किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की एक सूचना होती है सरकारी आदेश या कार्यालय आदेश। जो सरकारी या एक प्रकार से कार्यालय होते हैं उन्हीं कार्यालय का एक प्रकार से ऑर्डर निकलता है तो वो भी छपना है और ऐसी सूचना होती है कि जिसका संबंध किसी कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है, तो कर्मचारियों को काम करने के लिए या उनकी छुट्टी के लिए या और भी चीज़ों के लिए उनकी सैलरी बढ़ाने के संबंध में ये सब एक प्रकार से किया जाता है। तो कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है इसका संबंध जो है कार्यालय आदेश का। और इसके अंतर्गत नियुक्ति, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति और पद वृद्धि। मतलब अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति होनी होती है तो कार्यालय आदेश दिया जाता है, किसी व्यक्ति की छुट्टी के लिए, ठीक है, या किसी में एक प्रकार से प्रमोशन किसी का यानी पद में वृद्धि हो रही है, प्रमोशन मिल रहा है, तो उसके लिए भी जो है लिखा जाता है कार्यालय आदेश। ठीक है। कार्यालय के द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों की सूचना भी इसके द्वारा दी जाती है। इस प्रकार के पत्र की रचना सरल होती है, ऊपर संख्या लिखी होती है, फिर कार्यालय का नाम लिखा होता है और दिनांक दिया होता है। वाक्यों की रचना और वाक्यों की रचना जो होती है वो उत्तम पुरुष में लिखी जाती है। नीचे दाहिनी ओर अधिकारी के हस्ताक्षर पद सहित उल्लिखित होते हैं यहाँ पर। ठीक है। स्वनिर्देश के लिए कोई शब्द नहीं रहता इसमें। और नीचे बाईं ओर आप देखते हैं, बाईं ओर उन व्यक्तियों का नाम उल्लेख रहता है जिनके लिए आदेश जारी किया था। यहाँ पर एक प्रकार से जो है जिनके लिए आदेश जारी किया था उनका नाम लिखा होता है और जिस अधिकारी ने जारी किया उनका नाम यहाँ पर लिखा होता है और क्या उनको छुट्टी मिली है या क्या लिखा हो यहाँ पर लिखा होता है। यहाँ पर आपका सेवा में और ये सब लिखा होता है, मतलब सेवा में मतलब कि नहीं, एक प्रकार से जो भी पत्र होता है, पत्र संख्या पड़ी होती है, दिनांक पड़ा होता है और ये सब इतना होता है बस। ठीक है। ये होता है आपका जो है क्या कार्यालय आदेश। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 13वां प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है। निविदा सूचना से क्या तात्पर्य है। तो आए दिन समाचार पत्रों में विविध सरकारी निर्माण कार्यों हेतु निविदा सूचना प्रकाशित होती रहती है। निविदा की सारी शर्तें, निर्माण कार्य का विवरण आदि निविदा सूचना में दिया होता है। मतलब कहीं पर आपको सरकारी कामकाज का या सरकारी कोई निर्माण हो रहा है तो उसके लिए जब कोई सूचना देनी होती है तो उसी को निविदा सूचना कहते हैं। निविदा की बात की जाए तो निविदा एक निर्धारित प्रपत्र होता है जो एक निश्चित मूल्य पर निविदा की सूचना देने वाले कार्यालय के द्वारा निर्गत किया जाता है। और इस पत्र को भर करके, आपको बता दूं, इस पत्र को या इस प्रपत्र को भर करके निर्धारित सुरक्षित धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करना होता है। एक निश्चित तिथि भी, तारीख पर भी तारीख भी निश्चित होती है और उसी पर सभी निविदा भरने वाले के समक्ष इसे खोला जाता है और पूर्व निर्धारित शर्तों पर खरी उतरने वाली निविदा को स्वीकृति दे दी जाती है। निविदा की स्वीकृति के बाद संबंधित ठेकेदार अपना कार्य शुरू कर देता है। यानी जो ठेका उका मिलता है किसी काम को लेकर के, सरकारी निर्माण को लेकर के, तो ये निविदा पत्र ही उसी को कहा जाता है कि भाई ठेका किसको मिलेगा, तो वो एक प्रकार से फार्म भरा जाता है तो उसी को निविदा पत्र कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अर्ध सरकारी पत्र। तो सरकारी पत्र आपके समझ में आ गया था कि जब एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को एक प्रकार से सरकारी कामकाज के लिए कोई पत्र लिखता है
तो वो एक प्रकार से सरकारी पत्र होता है। लेकिन जब कोई अधिकारी या जब कोई एक अधिकारी दूसरे संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर, कार्यालयीय स्तर पर नहीं, व्यक्तिगत स्तर पर, ठीक है, सामूहिक स्तर पर नहीं, व्यक्तिगत स्तर पर, जब उसको व्यक्तिगत स्तर पर जानता होता है, मैत्री भाव व अनौपचारिकता से युक्त जो पत्र कार्यालय से संबंधित विषय पर लिखा जाता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। मतलब कि जब एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को कोई पत्र लिखता है जो उसको जानता है, व्यक्तिगत पत्र लिखता है, तो उस व्यक्तिगत पत्र को हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। चूँकि सरकारी अधिकारियों ने लिखा है इसीलिए इसमें अर्ध सरकारी आ गया है, ठीक है। तो चूँकि कार्यालय के काम के लिए भी हो सकता है और कार्यालय का काम इसमें नहीं भी हो सकता है, वो लोग आपस में पत्राचार के माध्यम से बातचीत ही कर रहे हैं कोई, तो वो भी एक प्रकार से अर्ध सरकारी पत्र ही कहा जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका अर्ध सरकारी पत्र। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 15वां प्रश्न, यानी कि जब एक अधिकारी या एक कार्यालय का अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है या दूसरे विभाग के अधिकारी को पत्र लिखता है और आपस में व्यक्तिगत चीज़ें बात साझा करते हैं, व्यक्तिगत जानकारी साझा करते हैं, तो वो होता है अर्ध सरकारी पत्र। सरकारी पत्र क्या होता है कि एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को पत्र लिखता है या एक कार्यालय के अधिकारी के द्वारा दूसरे कार्यालय को पत्र लिखा जाता है, किसी व्यक्ति को नहीं लिखा जाता है, तो वो पत्र सरकारी पत्र होता है। सरकारी कामकाज के लिए लिखा जाता है, ठीक है, सामूहिक चीज़ों के लिए लिखा जाता है, तो वो होता है एक प्रकार से कौन सा पत्र, वो होता है सरकारी पत्र, ठीक है। और अर्ध सरकारी पत्र एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है व्यक्तिगत स्तर पर। अगला प्रश्न है 15वां नंबर, इंटरनेट किसे कहते हैं। तो इंटरनेट विश्व का इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। तो इंटरनेट विश्व का एक विशालतम कंप्यूटर नेटवर्क है। नेटवर्क एक ही प्रकार की वस्तुओं का संजाल होता है। संजाल का मतलब होता है एक ही प्रकार की दो से अधिक वस्तुओं पर का परस्पर संपर्क में आना। इंटरनेट एक बृहद पीयर टू नियर यानी एक समान नेटवर्क है। इससे जुड़ करके कोई भी कंप्यूटर बड़ी सरलता से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है और इससे सारे कंप्यूटर टेलीफोन लाइन से जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक टीवी रिले स्टेशन की तरह होता है। और आपको बता दूं इंटरनेट के माध्यम से आजकल जो है आप लोग अपना मोबाइल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं पढ़ा पा रहा हूँ इंटरनेट के माध्यम से। आप लोग जो है इंस्टाग्राम पर रील्स देख पा रहे हैं और फेसबुक पर एक प्रकार से वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पर आप लोग वीडियो देखते हैं और एक प्रकार से गूगल पर कुछ सर्च करते हैं। तो ये सब किसके माध्यम से, ये सब इंटरनेट के द्वारा ही एक प्रकार संभव हो चुका है। आप लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, एक स्थान से संदेश भेजते हैं दूसरे स्थान पर, तो ये सब क्या है, ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 16वां प्रश्न है, ईमेल से आप क्या समझते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जब दो या दो से अधिक एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों या दो से अधिक एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों के द्वारा एक दूसरे की सूचनाओं को ग्रहण करना और भेजना, उसी को ईमेल कहते हैं। मतलब कि जब कोई एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में कोई सूचना भेजनी होती है, कोई पत्र भेजना होता है, तो वो एक प्रकार से ईमेल के माध्यम से भेज देते हैं, ठीक है। तो वो होता है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आजकल ईमेल का प्रचलन अधिक बढ़ गया है। ईमेल पर सूचना भेजना डाक से भी सस्ता हो गया है। ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत और व्यावसायिक सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम भी ईमेल किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे फ़ोटो, छोटी क्लिप, वीडियो की, ये सब ईमेल में भेजी जा सकती है। और जो एक प्रकार से पत्र वगैरह लिखे जाते हैं, सरकारी पत्र लिखना हुआ या कोई भी पत्र लिखना हुआ, उसमें जो है समय लगता है और एक प्रकार से समय के साथ साथ बहुत टाइम लगता है, डाक का खर्चा लगता है। तो उन सभी से बचने के लिए कहीं ना कहीं पे आपको बता दूं, उन सभी से बचने के लिए कम समय में और एक प्रकार से सस्ता उपाय जो है वो ईमेल ही होता है। ईमेल के माध्यम से आप बहुत कुछ एक प्रकार से सरल और बहुत कम समय में सारी चीज़ों को जान पाते हैं, ठीक है। तो ये होता है ईमेल आपका। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 17वां प्रश्न आप देखिएगा, पल्लवन की परिभाषा दीजिए। पल्लवन का मतलब होता है विस्तारण। विस्तारण का मतलब होता है क्या, भावों को विस्तार से लिखना, ठीक है। तो पल्लवन क्या होता है, पल्लवन जो होता है उसमें भावों का विस्तार किया जाता है। लेकिन संक्षेपण में आप देखते हैं, संक्षेपण में क्या होता था, भावों को संकुचित किया जाता था, केवल सार तत्व ही लिखा जाता था। लेकिन पल्लवन में क्या होता है, वो विस्तार किया जाता है। अंग्रेजी विद्वान एक है, उनका नाम है वेन, उन्होंने पल्लवन की परिभाषा दी। कहा कि पल्लवन का अर्थ है किसी कथन को
एक परिच्छेद में विस्तृत करना और इसमें मूल विचार को विकृत करने तथा अवांछनीय सामग्री देने का निषेध होता है। एक प्रकार से मतलब ज़्यादा विकृत आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जो है पल्लवन में क्या होता है कि भावों का विस्तार कर सकते हैं, इसीलिए इसको विस्तारण भी कहा जाता है पल्लवन को। और आपको बता दूं पल्लवन जो होता है प्रत्यक्ष कथन से इसमें बचना चाहिए आपको। पारिभाषिक, अव्यवहारिक, क्लिष्ट और दुरूह शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। पल्लवन में लंबे लंबे वाक्य आपको नहीं लिखने चाहिए। पल्लवन उत्तम पुरुष में नहीं लिखना चाहिए आपको, और समाज शैली से इसमें बिल्कुल बचना चाहिए। ये सब पल्लवन लिखते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। पल्लवन के लेखन में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मतलब पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि एक ही शब्द बार बार आप नहीं लिख सकते पल्लवन में बढ़ाने के चक्कर में, ठीक है। इसके अलावा असंगत, अप्रासंगिक बातों का पल्लवन में कोई उल्लेख नहीं करना चाहिए आपको। शब्द प्रयोग, वर्तनी और व्याकरणगत अशुद्धियों से बचना चाहिए। पल्लवन करते समय मूल का कोई भाव या विचार छूटने न पाए, ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए। विचार श्रृंखला में क्रमबद्धता और एक सूत्रता का होना बहुत ही आवश्यक है। अनावश्यक विस्तार करने से बचना चाहिए पल्लवन लिखते समय। संस्कृत निष्ठ और समास बहुल भाषा से बचना चाहिए, और मूल के भाव या प्रतिपाद्य विषय को बिना समझे पल्लवन की प्रक्रिया आरंभ नहीं करनी चाहिए। मतलब पहले आप विचारों को समझ लें कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है, और उसके हिसाब से फिर उसको लिखना चाहिए। तो ये होता है पल्लवन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 18वां नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। फटाफट से देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 18वां नंबर कि हिंदी की प्रमुख 4 वेबसाइटों का परिचय दीजिए। देखिए पहली वेबसाइट है हिंदी की कौन सी, विकिपीडिया हिंदी। विकिपीडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार है, और अब विकिपीडिया का हिंदी वेबसाइट भी आ गया है, जहाँ से हम किसी भी विषय पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं विकिपीडिया के माध्यम से। तो पहली वेबसाइट हिंदी की कौन सी हो गई, या वेबसाइट जो एक प्रकार से खास करके हिंदी की है, विकिपीडिया हिंदी पहली वेबसाइट। दूसरी वेबसाइट है शब्दकोश। शब्दकोश की बात की है तो भाषा सीखने वालों के लिए शब्दकोश वेबसाइट बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से हम अपनी वोकाबुलरी जो होती है उसको आप बढ़ा सकते हैं, और नए नए वर्ड्स को आप सीख सकते हैं इसमें। जैसे एक डिक्शनरी टाइप की है शब्दकोश, हिंदी का शब्दकोश है वो। इसके अलावा तीसरी जो वेबसाइट है हिंदी की वो है हिंदी खोज। हिंदी खोज की बात की है तो शब्दकोश की ही तरह हिंदी खोज भी क्या है, एक डिक्शनरी वेबसाइट है, और यहाँ पर हम इंग्लिश वर्ड की हिंदी मीनिंग जान सकते हैं। और इस वेबसाइट का ऐप भी मतलब प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें मुझे कोई पैसा नहीं मिला है कि मैं एक प्रकार से इन सभी वेबसाइटों की प्रचार कर रहा हूँ। ये सब एक प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो मैं आपको बता बस रहा हूँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप डाउनलोड ही करें जा करके, मतलब ये प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन भी इसका है। तो हिंदी खोज जो है एक प्रकार से क्या है, वेबसाइट है, ठीक है, शब्दकोश की तरह। और चौथी जो वेबसाइट है हिंदी की वो है गज़ट, गज़ट 360। गज़ट के दीवानों के लिए गज़ट 360 हिंदी वेबसाइट सबसे मस्त वेबसाइट है, और यहाँ पर नए नए गज़ट्स जैसे कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, यूनिक गज़ट्स, इन सभी के बारे में हिंदी में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कई वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप हिंदी भाषा से रिलेटेड जानकारी या हिंदी के बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 19 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, और प्रोग्रामों और नियमों एवं क्रियाओं का एक समूह होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एवं हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर वह निर्देश होता है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य जो हार्डवेयर निर्धारित करता है उससे निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिया जाता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना चाहिए, हार्डवेयर वो काम करता है, ठीक है, कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सब सॉफ्टवेयर बताता है किसको, हार्डवेयर को, और हार्डवेयर वो काम करता है। तो सॉफ्टवेयर इसी को कहते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर के प्रकार, 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 20वां प्रश्न है, वेब पेज किसे कहते हैं। तो वेब पेज जो होता है सूचना का एक अंश है। वेब पृष्ठों को HTML का प्रयोग करके निर्मित किया जाता है। HTML एक पद्धति है जो क्या करती है, इंटरनेट पर फाइलें तथा हाइपर टेक्स्ट फाइलें स्थानांतरित करने के लिए जो है HTML का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर प्रश्न है
ई शिक्षण क्या है? ई शिक्षण मतलब होता है इंटरनेट शिक्षण या इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण, ठीक है। तो ई शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल और ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित अंतरण होता है। ई शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों और सीखने की प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। ई शिक्षा के अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं में वेब आधारित शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा और आभासी कक्षाएं, डिजिटल सहयोग सम्मिलित होता है। जैसे कि जो आप लोग इंटरनेट पर, वेबसाइट पर आप जो जानकारी ग्रहण करते हैं या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है, गूगल पर सर्च करके पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब ई शिक्षण ही होते हैं, ई कंटेंट होते हैं, ई विषय वस्तु होते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, ब्लॉग से क्या तात्पर्य है? ब्लॉग, तो ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट है जिसे उल्टे कालानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि पुराने पृष्ठ व पोस्ट नीचे होते हैं और नवीन प्रकाशित पोस्ट व पृष्ठ सबसे ऊपर प्रदर्शित होते हैं। ब्लॉग को अकेले व्यक्ति अथवा समूह के द्वारा लिखा जा सकता है और इस पर ब्लॉगर किसी विषय पर अपने विचार प्रकाशित कर सकता है। तो विचार पहले एक प्रकार से लोग लिखते थे गूगल पर, ठीक है, वेबसाइटों पर लिखते थे अपने अपने विचार, तो वो ब्लॉग होते थे। किसी मुद्दे पर कोई विचार लिख दिया गूगल पर तो वो ब्लॉग हो गया, ठीक है। लेकिन आजकल ब्लॉग का क्या एक प्रकार से नज़रिया है? ब्लॉग लोग एक प्रकार से बनाते हैं जा करके कि आज हमने एक प्रकार से समोसा खाया, आज हम यहाँ पर आए। जैसे पाकिस्तान की लड़की फेमस थी, 2-3-4 लड़कियाँ थीं कि ये हमारी गाड़ी है, ये मैं हूँ, ये आपने देखा था, तो वो भी ब्लॉग ही बना रही थी। तो इस प्रकार से आजकल ब्लॉग कुछ इस तरीके से बनने लगे हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। स्वयं पोर्टल क्या है? स्वयं पोर्टल की अगर बात की जाए, SWAYAM, ये है स्वयं पोर्टल। ये स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग स्पीकिंग माइंड्स, ये इसका फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग स्पीकिंग माइंड्स, इसका फुल फॉर्म है किसका? SWAYAM का फुल फॉर्म है, स्वयं इसको कहा जाता है। मतलब कि इसको हिंदी में कहते हैं युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन, ठीक है। अधिगम माने सीखने का एक जो है वेब अध्ययन, वेब माने जो वेबसाइटें होती हैं वो, तो उन्हीं का संक्षिप्त रूप होता है स्वयं। और यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा विकसित किया गया है स्वयं, और एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है ये। आपको बता दूं, स्वयं ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल की घोषणा, जो स्वयं ऑनलाइन पोर्टल है या ये ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है, इसकी घोषणा कब की गई थी? 1 फरवरी 2017 को की गई थी। और इस समय 1 फरवरी 2017 को आम बजट पेश किया गया था भारत में, और भारत सरकार के द्वारा एक प्रकार से स्वयं पोर्टल के बारे में भी बताया गया था। 9 जुलाई 2017 को उस समय प्रधान मतलब कि राष्ट्रपति थे माननीय प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद में प्रणब मुखर्जी के बाद में रामनाथ कोविंद जुलाई में ही बनते हैं, ठीक है। मतलब बाद में आकर के रामनाथ कोविंद एक प्रकार से वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन उससे पहले प्रणब मुखर्जी थे जिस समय स्वयं पोर्टल लॉन्च हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है शोध के प्रकार लिखिए। शोध कार्य में शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है जिससे उसके संबंध में प्रदत्तों को एकत्र करता है। प्रदत्त माने जो डाटा होता है उसको इकट्ठा करता है, जो दिया होता है उसको इकट्ठा करता है, और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर जो इकट्ठा आंकड़े उसको मिलते हैं, छिटपुट मिलते हैं, उन्हीं आंकड़ों को इकट्ठा करता है और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। समस्त शोधों को 2 वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला मूलभूत शोध और दूसरा व्यवहत शोध। ये 2 प्रकार के शोध होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है शोध के चरण बताइए। शोध की प्रक्रिया में मुख्यतः 6 सोपानों का अध्ययन किया जाता है जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन से सोपान होते हैं शोध के चरण में भाई? देखिए, पहला चरण जो होता है शोध का, वो होता है समस्या का चयन करना। सबसे पहले किसी समस्या का चयन किया जाता है कि भाई किस समस्या पर हमको शोध करना है। दूसरा चरण होता है परिकल्पना का प्रतिपादन। उसके बाद में उस शोध के बारे में परिकल्पना मतलब पहले से कल्पना तैयार की जाती है कि भाई ऐसे ऐसे क्या चीज़ें होनी है। फिर उसके बाद में शोध की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। चौथे चरण में प्रदत्तों का संकलन है, जो आंकड़ा होता है उनको इकट्ठा किया जाता है। फिर उसके बाद में 5वें चरण में प्रदत्तों का विश्लेषण किया जाता है, जो आंकड़ा हमको मिलता है उन तथ्यों को फोड़ करके उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद में 6वें चरण में निष्कर्ष का प्रतिपादन करते हैं, जो विश्लेषण करने के बाद में निष्कर्ष निकलता है, उन निष्कर्षों को हम प्रतिपादित करते हैं 6वें चरण में। तो ये 6 चरण होते हैं शोध की, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 6ठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड का क्या आशय है भाई? तो यूनिकोड जो होता है एक समान मानवीकृत या मानकीकृत कोड होता है जिससे सभी लिपि चिन्हों की आवश्यकता की पूर्ति होती है,
और प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है यूनिकोड। यूनिकोड मुख्य रूप से नंबर से संबंधित है और यह प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या निर्धारित करके अक्षर व वर्णों को संग्रहित यानी इकट्ठा करता है। ठीक है। यूनिकोड की स्थापना की अगर बात की है तो यूनिकोड स्टैंडर्ड जो आधुनिक सॉफ्टवेयर उत्पादों एवं मानकों में पाठ की प्रस्तुति को निर्दिष्ट करता है, उसके विकास, विस्तार और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, जिसे UCS ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट यानी कि ISO IEC 10,646 मानक भी कहा जाता है इसको। तो ये एक प्रकार से यूनिकोड होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यूनिकोड एक नंबर होता है और उसी नंबर का एक प्रकार से उसी नंबर का प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या निर्धारित की जाती है। तो अक्षर व वर्णों को इकट्ठा करता है वो, उसी को कहते हैं यूनिकोड। जैसे कि ISO IEC 10,646, यहाँ पर देखिए इसके लिए एक नंबर, तो ये होता है यूनिकोड। ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। 27 नंबर प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो कार्यालयी हिंदी के प्रयोग के कई क्षेत्र हैं, जैसे कि टिप्पणी लेखन में कार्यालयी हिंदी का प्रयोग होता है, प्रारूप लेखन में, ठीक है, प्रारूपण में, संक्षेपण में, प्रतिवेदन लेखन में, कार्यवृत्त लेखन में, कार्यालयी अनुवाद कार्य में, इन सभी में कार्यालयी हिंदी का प्रयोग होता है। तो ये सब कार्यालयी हिंदी के प्रयोग क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी के क्या उद्देश्य हैं, बताएं। तो वास्तव में आप देखते हैं, राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के पीछे आरंभिक उद्देश्य यही था कि भारत के सभी शासकीय कार्य या कार्यालयी, मतलब शासकीय कार्य जो होते हैं, प्रशासकीय कार्य, ये सब कार्यालयी हिंदी के माध्यम से ही संपन्न हो और इसीलिए किए जाएं, मतलब इसी में किए जाएं, जिससे भारत की अधिकांश जनता शासन के द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों से परिचित हो सके और इन नीतिगत निर्णयों का संबंध सीधे सीधे आम नागरिक से होता है। और ऐसे में यदि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी जन सामान्य तक या जनता तक नहीं पहुंच पाती है, पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाती है, तो आम नागरिक शासन की सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाएगा। वो नागरिक जो है जब वो जान ही नहीं पाएगा, सब अंग्रेजी में प्रकाशित होगा, जो सूचनाएं आएंगी, जो फ़ायदा होगा लोगों का, तो अगर लोग जान ही नहीं पाएंगे कि हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है, तो फिर उसके बाद में वो लोग एक प्रकार से सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे जो भारत के लोग हैं। और इसीलिए राजभाषा के रूप में कार्यालयी हिंदी की आवश्यकता महसूस की गई। तो ये कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य था, ठीक है, ताकि जन सामान्य तक बातों को पहुंचाया जा सके। अगला प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी तथा सामान्य हिंदी के बीच में संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली से जो लोग अनभिज्ञ हैं, उन्हें इस बात का भान नहीं रहता कि वे व्यवहारिक जीवन में जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं वह कार्यालयी हिंदी भाषा है या नहीं। इसीलिए लोगों के द्वारा बोली जाने वाली सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। कार्यालयी हिंदी और सामान्य हिंदी में एक प्रकार से कई चीज़ें, कार्यालयी हिंदी कार्यालयों में, बैंकों में, न्यायालयों में, इन्हीं सब जगह पर प्रयोग किए थे। प्रेस विज्ञप्ति, प्रतिवेदन, संक्षेपण, प्रतिवेदन, इन्हीं सभी में, ठीक है। लेकिन जो सामान्य व्यवहार की भाषा होती है कि आम बोलचाल की भाषा, ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति आपस में बातचीत करते तो वो भाषा। तो सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी में आत्मीय संबंध है। सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी की व्याकरणिक संरचना जो होती है एक ही होती है, फिर भी इनमें अंतर जरूर पाया जाता है। कार्यालयी हिंदी एक प्रकार से थोड़ी जटिल होती है, उनमें पारिभाषिक शब्दावलियाँ ज़्यादा होती है, जबकि सामान्य भाषा में पारिभाषिक शब्दावलियाँ कम होती हैं और सरल थोड़ी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 30वां नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द पारिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है, बताइए। पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। जैसे अंग्रेजी का शब्द है डैकोइटी और हिंदी में इसके लिए डकैती शब्द है और उसकी परिभाषा कर दी गई है कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो उसको डकैती कहेंगे। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। समझ में आ गई बातें। आगे देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन से पदनाम से क्या आशय है। पदनाम क्या होता है भाई, पद प्लस नाम बराबर पदनाम। और हिंदी में पद का मतलब होता है स्थान, ओहदा, ये सब होता है पद का मतलब। और प्रकार मतलब एक प्रकार से, और पदनाम का क्या अर्थ होगा, तो पदनाम का अर्थ होगा किसी स्थान अथवा ओहदा का नाम। डॉक्टर हरदेव बाहरी
ने अपने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में पदनाम का पर्याय शब्द जो लिखा है उसको लिखा है जो है डायनेशन, ठीक है, डिजाइनेशन, ठीक है, डिजाइनेशन लिखा है उन्होंने उसके लिए, पदनाम के लिए। और जिस प्रकार हर व्यक्ति का अपना नाम होता है और उसी से उसकी पहचान होती है, नाम से व्यक्ति की, उसी प्रकार उद्योग, व्यवसाय अथवा सेवा कोई भी होती है, उनके विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति का अपना पद होता है। और पद का निर्धारण कार्य के स्तर और उसका भेद के आधार पर या उसके तात्पर्य के आधार पर किया जाता है। जैसे कि अध्यापन करने वाले को अध्यापक कहा जाता है, परीक्षण करने वाले को परीक्षक कहा जाता है, इसी प्रकार से निर्देश देने वाले को निर्देशक कहा जाता है। इस प्रकार कार्य के विशिष्ट स्तर के अनुसार कार्यरत व्यक्ति का संबोधन भी विशिष्ट प्रकार का होता है और इसी को उसका पदनाम कहा जाता है, ठीक है, कि भाई उसके पद के अकॉर्डिंग उसको कह दिया। जैसे कि वो अध्यापक है तो उसको अध्यापन का काम करता तो उसको अध्यापक कह दिया गया। इसी प्रकार से कई प्रकार की चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे यूट्यूब पर काम करते तो यूट्यूबर बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो ये यही सब होता है पदनाम। अगला प्रश्न 32 नंबर देखिएगा, टिप्पणी और टिप्पण में क्या अंतर है बताइए। तो टिप्पण का नाम लेते ही टिप्पणी का स्मरण हो आना स्वाभाविक ही होता है। लोग भ्रमवश टिप्पणी और टिप्पण को एक ही मान लेते हैं, लेकिन टिप्पण जो होता है और टिप्पणी दोनों में पर्याप्त अंतर है। टिप्पणी वह अभियुक्ति होती है जो किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाती है और टिप्पण का प्रयोग टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि टिप्पण जो होता है वो लिखने की प्रक्रिया है और टिप्पणी जो है वो जो लिख करके जो कागज़ मिलता है हमको, जो लिखा हुआ एक प्रकार से दस्तावेज होता है, उसी दस्तावेज को हम टिप्पणी कहते हैं। यानी टिप्पणी एक प्रकार से एक नाउन है और टिप्पण एक प्रक्रिया है, यानी कि टिप्पण एक वर्ब है, समझ रहे हैं ना। यानी टिप्पण क्रिया है और टिप्पणी एक संज्ञा है, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो टिप्पण लिखने की कला या प्रक्रिया का नाम है टिप्पण, और टिप्पणी उस प्रक्रिया या उस कला के द्वारा जो नमूना मिलता है उस नमूने को टिप्पणी कहते हैं। डॉक्टर ईश्वरी दत्त सील कहते हैं कि जिस प्रकार संक्षेप करने की कला को संक्षेपण, विस्तार करने की कला को विस्तारण कहते हैं, उसी प्रकार से टिप्पणी लेखन की जो कला होती है उसको टिप्पण कहते हैं। तो टिप्पणी लेखन की कला को टिप्पण कहते हैं और टिप्पण प्रक्रिया के द्वारा या टिप्पण जब लिखी जाती है तो उस टिप्पण प्रक्रिया के द्वारा जो दस्तावेज हमको मिलता है उस दस्तावेज को हम टिप्पणी कहते हैं। समझ में आ गई बातें। तो इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि टिप्पण एक प्रक्रिया है और टिप्पणी उसका प्रतिफलित रूप है। अस्तु टिप्पणी एक परिभाषिक शब्द है, इसका प्रयोग क्षेत्र विशेष में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 33 नंबर, पल्लवन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पल्लवन का क्या महत्व है भाई। तो पल्लवन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया और डॉक्टर सुमन सिंह ने अपनी पुस्तक संक्षेपण और विस्तारण में लिखा है। संक्षेपण और विस्तारण की पुस्तक है इन दोनों की। इनमें बताया गया कि पल्लवन के द्वारा हम किसी भावपूर्ण वाक्यांश या वाक्य सूत्र या कथ्य या लोकोक्ति या नीति वचन को या किसी सूक्ति को या गुम्फित भाव या विचार रूपी जो है कली को फूल रूप में प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि कोई छोटी विषय वस्तु है उसको बड़ा बनाते हैं, जैसे कली छोटी होती है और उसको पुष्प बनाने की प्रक्रिया, तो कली से पुष्प बनाने की प्रक्रिया पल्लवन कहलाती है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम तो भंवरे हैं जो हर कली को फूल बनाते हैं, या आपने गाना सुना होगा या एक वो सुना होगा। तो ठीक उसी प्रकार से छोटी विषय वस्तु को थोड़ी बड़ी बना करके उसको प्रस्तुत करना ये पल्लवन कहलाता है, ठीक है, जिससे उसका अर्थरूपी सौरभ सामान्य जनों को भी सहज रूप में मिल सके। पल्लवन के अभ्यास से हृदय के बाद कपाट, मतलब कि हृदय के जो बंद कपाट होते हैं वो खुल जाते हैं, मस्तिष्क में नवीन विचारों का संचरण होने लगता है, बुद्धि की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, भाषा शैली में निखार आ जाता है और विचारों में परिपक्वता आ जाती है। क्योंकि आप बहुत कम विषय वस्तु को पढ़ेंगे, बस केवल सार को पढ़ लेंगे तो उससे आपके ज्ञान का विकास नहीं हो सकेगा। लेकिन जब आप और भी चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि आप कोई उपन्यास पढ़ें तो उपन्यास की अगर कहानी पढ़ लेंगे तो उपन्यास आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन जब पूरा का पूरा उपन्यास पढ़ लीजिएगा तो एक प्रकार से और आपके अंदर एक प्रकार से उपन्यास लिखने की एक शैली डेवलप होगी, ठीक है। तो पल्लवन वो होता है। अगला क्वेश्चन साहब देखिए 34 नंबर दिया है, कंप्यूटर का जनक कौन है। तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्यतः छोटे छोटे उपकरणों से मिलकर के कंप्यूटर बना होता है, जिसके 3 भाग होते हैं। 3 भागों में कौन कौन से, एक तो होता है इनपुट उपकरण,
एक होता है प्रोसेसिंग यूनिट जिसको CPU कहते हैं, एक होता है आउटपुट उपकरण, मतलब कि जो बाहर से होते हैं उनको आउटपुट, जो अंदर होते हैं उनको इनपुट, और एक प्रकार से एक CPU होता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 भागों में कंप्यूटर को हम बांट सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, कंप्यूटर कौन सी संक्रियाएं करता है? तो कंप्यूटर मूल रूप से निम्नलिखित संक्रियाएं करता है। पहला कौन सी काम करता है कंप्यूटर भाई? कंप्यूटर डाटा और निर्देश को पढ़ करके उसको इकट्ठा करता है, यानी ग्रहण करता है। दूसरी बात, कंप्यूटर डाटा और निर्देशों को इकट्ठा करता है, यानी भंडारित करता है। कंप्यूटर विभिन्न प्रक्रियाओं और उनके क्रम को नियंत्रित करता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से डाटा को इकट्ठा रखता है, प्रक्रियाओं को इकट्ठा रखता है। और कंप्यूटर उपयोगी सूचनाओं को प्रयोक्ताओं के समझने के योग्य बनाता है। जो उपयोगी सूचनाएं होती हैं उनको एक प्रकार से समझने के योग्य बनाता है। तो कंप्यूटर की ये सभी काम करते हैं कंप्यूटर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मल्टीमीडिया का क्या अर्थ है? मल्टीमीडिया जैसे कि टेक्स्ट, डाटा, चित्र, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, इन सभी के समन्वय का नाम है मल्टीमीडिया। जैसे पहले फ़ोन आता था सादा फ़ोन, ठीक है, जैसे नोकिया 1210, वो सब सादा फ़ोन थे, तो उसमें सारी सुविधाएं नहीं थी, टेक्स्ट वगैरह नहीं था, डाटा नहीं चलता था, चित्र, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो ये सब नहीं आते थे। लेकिन मल्टीमीडिया फ़ोन आया, फिर उसके बाद में उसमें गाना वाना बजने लगा, वीडियो ऑडियो सब चलने लगा, तो वो सब मल्टीमीडिया कही जाती है। तो टेक्स्ट, डाटा, चित्र, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, इन सभी के इकट्ठे कर दें या इन सभी का समन्वित रूप को हम मल्टीमीडिया कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास कब हुआ? तो परम 8000 CDEC के द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1991 ईस्वी में किया गया और इसके निर्माण का श्रेय जाता है CDEC को, और इसके निर्देशक थे डॉक्टर विजय भास्कर, उनको जाता है। परम युवा सेकंड सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो हुआ 2013 ईस्वी में किया गया, जो खास करके CDEC के द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और इसकी गणना की क्षमता लगभग 500 टेराफ्लॉप्स फ्लॉप्स है। और इस प्रकार सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास नाल यानी नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु में है, उसके द्वारा 1980 ईस्वी में किया गया था। तो यही सब है भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास की बातें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 39 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के विभिन्न फ़ॉन्ट का उल्लेख कीजिए। तो हिंदी भाषा में देखिए कई फ़ॉन्ट हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट माने होता है लिखने की प्रक्रिया। जैसे फ़ॉन्ट मतलब जैसे कि कभी कभी आप देखते हैं जैसे ये लिखा हुआ सीधा सीधा एकदम से, तो ये भी फ़ॉन्ट हो गया। और हिंदी भाषा में मैं आपको लिखूँ, एक राम मैंने लिखा इस प्रकार से राम, ठीक है, एक राम मैंने इस प्रकार से लिखा राम, एक राम मैंने इस प्रकार से लिखा राम, ठीक है, एक राम मैंने ऐसे लिखा राम, ठीक है, ये बस। तो इस प्रकार से कई प्रकार के तरीके लिखने के जो होते हैं उसी को फ़ॉन्ट कहते हैं। तो पहला यूनिकोड फ़ॉन्ट, वे फ़ॉन्ट जो यूनिकोड मानक के अनुसार होते हैं तथा कंप्यूटर के प्रचालन तंत्र के स्क्रिप्ट इंजन का प्रयोग करके टेक्स्ट प्रदर्शित करते हैं, यूनिकोड फ़ॉन्ट कहलाते हैं। कुछ प्रचलित यूनिकोड फ़ॉन्ट हिंदी में हैं जिनके बारे में मैं बताऊं, जैसे कि पहला है मंगल फ़ॉन्ट, विंडोज़ प्रचालन तंत्र का डिफ़ॉल्ट हिंदी फ़ॉन्ट है ये। विंडोज़ 7 के हिंदी फ़ॉन्ट कौन कौन से, जैसे कि अपराजिता हो गया, इसके अलावा एरियल यूनिकोड SMS हो गया, ठीक है, इसके अलावा कोकिला है, उत्साह है, संस्कृत 2003 देवनागरी हेतु एक मुफ्त और सुंदर यूनिकोड फ़ॉन्ट बनाया गया वो, इसके अलावा देवनागरी MT मैकिन्टोश प्रचालन तंत्र का डिफ़ॉल्ट हिंदी फ़ॉन्ट बनाया गया। इसके अलावा सिद्धांत संस्कृत हेतु सर्वाधिक वर्ण खंडों को ग्लिफ वाला फ़ॉन्ट बनाया गया। तो एक प्रकार से ये सब फ़ॉन्ट बनाए गए खास करके विंडोज़ 7 के लिए। इसके अलावा नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट जो हैं उनमें जो है खास करके वे फ़ॉन्ट आते हैं जो पुराने 8 बिट मानकों के अनुसार बने हुए हैं। ये यूनिकोड के आने से पहले प्रचलन में लाए गए थे। कुछ प्रचलित नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट हिंदी फ़ॉन्ट है, जैसे कि कृत्यदेव हो गया, ये नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट है। एक प्रसिद्ध नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट श्रृंखला ये चाणक्य समाचार पत्रों और पुस्तकों की छपाई हेतु प्रयुक्त होने वाला एक प्रचलित फ़ॉन्ट है चाणक्य, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से ये सब फ़ॉन्ट होते हैं जिनके माध्यम से छपाई होती है, ठीक है। आपको बता दूं जैसे कि ये लिखा हुआ आपके समझ जैसे दिखाई पड़ा तो एक फ़ॉन्ट में ही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा,
40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। सबसे पहली विशेषता है कंप्यूटर एक मतलब कंप्यूटर जो है बहुत तीव्र से कार्य करने वाली एक मशीन है, बहुत तेज़ गति से काम करती है। दूसरी बात, कंप्यूटर की काम करने की परिशुद्धता उच्च कोटि की होती है, यानी कि बहुत अच्छा काम करता है, शुद्ध काम करता है। बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की विलक्षण क्षमता है, ये कई काम कर सकता है कंप्यूटर एक साथ। अगली बात, कंप्यूटर में स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है, याद करने की जो शक्ति होती है तीव्र होती है। इसके अलावा कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण से संवेगहीन है, मतलब इसमें इमोशन नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या दिया हुआ है भैया? प्रश्न है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 42 नंबर। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है ईमेल को। अगला प्रश्न 43 नंबर, डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है डब्ल्यू को खास करके। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये सब ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आप मतलब क्या तिलक उत्तरीय में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। 44 नंबर प्रश्न है, सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? तो सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं और एग्जाम में पिछली बार इन 2022 में ये प्रश्न बहुत मात्रा में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग एकदम से रट लीजिएगा। कार्यालयी हिंदी, कार्यालयी मतलब एक प्रकार से सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, प्रतिवेदन, संक्षेपण, पल्लवन, पत्राचार, समाचार लेखन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इन सभी को बताने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, और इसके अलावा शोध। अगला प्रश्न है, हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए। तो हिंदी में उपलब्ध कई सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आप देखते हैं आई ब्राउज़र यानी हिंदी एक्सप्लोरर, ये भी एक प्रकार से सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन यानी जिसको आप बॉस कहते हैं। इसके अलावा भारतीय ओपन ऑफिस हिंदी प्रोजेक्ट, हिंदी स्पेल चेकर। इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउज़र, ओपेरा वेब ब्राउज़र, इंडिक जूमला, जीमेल व गूगल के अन्य प्रोडक्ट। इसके अलावा ब्लॉगर, लाइव जर्नल, वर्ड प्रेस। ठीक है, आरेकल 9X, MS ऑफिस 2003, स्पर्श, और इसके अलावा हिंदी जिप, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल संपीड़न सॉफ्टवेयर। तो ये सब सॉफ्टवेयर है हिंदी के, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये सब कई नाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठा नंबर मतलब 46 नंबर प्रश्न है, वीडियो फ़ोन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो वीडियो फ़ोन दूरसंचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इस यंत्र के माध्यम से केवल व्यक्ति की आवाज़ ही सुनाई नहीं जाती है, बल्कि उसका चित्र भी दिखाई पड़ता है, जो वीडियो कॉलिंग होती है, आपको पता होगा। और इस प्रक्रिया में टेलीफोन से एक कैमरा और वीडियो स्क्रीन जुड़ी रहती है। टेलीफोन नंबर मिलाते ही कैमरा चालू हो जाता है और विद्युत संकेतों के माध्यम से आवाज़ एवं चित्र लक्ष्य व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं। तो वीडियो कॉलिंग जो आप लोग करते हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक हो गया, सब जगह आप करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, तो जो वीडियो कॉलिंग है उसी को वीडियो फ़ोन कहा जाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, स्वयं पोर्टल के क्या उद्देश्य थे भाई? तो स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति के निम्नलिखित 3 आधारभूतों के सिद्धांत को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था। पहला तो पहुंच, दूसरा निष्पक्षता और तीसरा गुणवत्ता, क्वालिटी एंड सभी तक पहुंच जाए, और निष्पक्षता मतलब सभी लोगों को शिक्षा मिल पाए। इसके लिए बनाया गया था स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल से कक्षा 9 से लेकर के स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई की जा सकती है और इस पर कला ग्रुप, विज्ञान ग्रुप, मानविकी, इंजीनियरिंग, तकनीकी शिक्षा, विधि, चिकित्सा मतलब विधि माने कानून, चिकित्सा और कृषि, इन सभी से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वयं पर उपलब्ध सारे पाठ्यक्रम निःशुल्क है, ये भी नहीं कि आपको कोई पैसा देना है। तो स्वयं पोर्टल जो है वो निःशुल्क है और एक प्रकार से आप कक्षा 9 से लेकर के स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई आप स्वयं पोर्टल से कर सकते थे। ये एक प्रकार से बहुत पहले जारी किया गया था 2017 में। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन से, पोस्टर की क्या उपयोगिता है? तो पोस्टर जो होता है एक विचार मतलब पोस्टर जो है एक विचार, घटना या उत्पाद का अस्थायी माध्यम मतलब प्रचार का माध्यम होता है, जिसे सार्वजनिक स्थान पर जन समुदाय के निमित्त बड़े पैमाने पर देखने हेतु रखा जाता है। पोस्टर को आकर्षक एवं सूचनापरक दोनों प्रकार बनाया जा सकता है। पोस्टर के द्वारा घटना विशेष, संगीतकारों और फिल्मकारों आदि का प्रचार प्रसार किया जाता है। आधुनिक पोस्टर 1840 ईस्वी और 1850 ईस्वी के दशक का है। पोस्टर विशेषज्ञ जॉनी वार्नीकोट लिखते हैं कि 100 वर्षों से भी कम समय में यह एक महत्वपूर्ण कला के रूप में पहचाना जाने लगा है जो पोस्टर होता है।
आधुनिक युग में विज्ञापन पोस्टर एक विशेष प्रकार की ग्राफिक कला बन गए हैं और पोस्टर कलाकार थियोफाइल स्टील लेन, अल्बर्ट गुडल्यूम, हेनरी थिएट, लियोनेटो कैपिएलो, इन सभी ने अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं एक प्रकार से पोस्टर के माध्यम से ही। तो पोस्टर जो होता है वो प्रचार प्रसार के लिए, विज्ञापन के लिए लगाए जाते हैं। नेता मंत्री भी लगवाते हैं, चुनाव आते हैं तो, और बाकी एक प्रकार से बहुत सारे लोग और लगवाते हैं, शिक्षा वाले लगवाते हैं, ठीक है। जिसको कोई और कंपनी वालों को प्रचार करना होता है तो बड़े बड़े छतों पर जो शहरों में होते हैं ऊंचे ऊंचे, उन पर भी प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर लगवा देते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, पोस्टर के प्रकार बताइए। तो उद्देश्य और कार्य के अनुसार पोस्टर कई प्रकार के होते हैं। पहला, शैक्षिक विचार वाले पोस्टर, मतलब शिक्षा का इसमें प्रचार करना, कोचिंग का या किसी स्कूल का प्रचार करना वो। दूसरा, प्रचार हेतु पोस्टर, एक तो शिक्षा देने के लिए पोस्टर लगाया था कि भाई उस पर शिक्षा के बारे में लिखा है, कोई जानकारी देने वाला पोस्टर है वो। दूसरा, प्रचार के लिए पोस्टर, किसी को अपना प्रचार करना है। तीसरी बात, अभियान है तो पोस्टर, कुछ किसी अभियान को चलाना तो उस अभियान के लिए पोस्टर बनाए जाते हैं। फिल्मों के पोस्टर बहुत सारे होते हैं, फिल्मों की फिल्म आ गई है भाई देखो जा करके थिएटर में। पांचवा, वाणिज्यिक पोस्टर, मतलब जिसमें एक प्रकार से वाणिज्य यानी व्यापार को लेकर के बातें बताई जाती है। तो इस प्रकार के उद्देश्य और कार्य के अनुसार पोस्टर ये इतने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 50वां नंबर प्रश्न है कि पोस्टर की विभिन्न विशेषताएं बताइए। तो पोस्टर में आमतौर पर चित्रों और शब्दों का संयोजन होता है। पोस्टर में आमतौर पर एक उद्देश्य होता है, अर्थात पोस्टर प्रकाशन के लिए मीडिया तक बन जाता है जिससे लोग उसे पढ़ करके उसके अनुरूप कार्यों का कार्यान्वयन कर सकें। एक पोस्टर की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली बात, पोस्टर कई रंगों के संयोजन से बनाया जाता है ताकि आकर्षक लगे। दूसरी बात, पोस्टर को आसानी से समझने के लिए इसे छोटी एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग करके बनाया जाता है ताकि एक प्रकार से बहुत कम चीज़ें लिखी हों और बहुत ज़्यादा चीज़ें बयां कर रही हों, ठीक है, तो पोस्टर ऐसे लिखा जाता है। तीसरी बात, पोस्टर को आकस्मिक रूप से भी पढ़ा जा सकता है, मतलब कि आप ऐसे जा भी रहे हैं अगर रोड से तो आप तुरंत पढ़ लेंगे, बड़े बड़े अक्षर में वो चीज़ें लिखी रहती हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसके अलावा पोस्टर में संदेश के साथ साथ एक तस्वीर भी होनी चाहिए, जो तस्वीर एक प्रकार से आपको आकर्षित करे, मनमोहित करे और आप उसको पढ़ें और उसके बारे में जानने का एक प्रकार से आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो। इसके अलावा पोस्टर ऐसे होने चाहिए जो देखने पर स्पष्ट हो सके कि भाई पोस्टर में कहा क्या जा रहा है और बातें क्या बताई जा रही हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसके बारे में हमने आपको बताया और लगभग आप लोगों ने समझा भी उसको। तो महासंग्राम रिवीजन क्लास में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, समझा और पढ़ा। बाकी मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी दे रखा है और भी एक आध मॉडल पेपर, 2 मॉडल पेपर मैं दे दूंगा परीक्षा के आते आते, ठीक है। बाकी जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का कल पेपर लगा हुआ है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है यह वीडियो, आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो आप लोग यह वीडियो जरूर देखिएगा और हमारा और भी मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। BA करियर यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसी प्लेलिस्ट में आपको तमाम प्रकार की वीडियोज़ मिल जाएंगी, कार्यालय, हिंदी और कंप्यूटर की, आप वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू।